नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज एवं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दोनों को जोड़ने वाला एक सेतु, जिसमें एक महत्वपूर्ण विचारधारा मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषता एवं इसके प्रमुख सिद्धांत। और आज के इस वीडियो में हम प्रमुख सिद्धांतों में कार्ल मार्क्स का प्रथम सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। क्या होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और साथ ही कैसे इसके आधार पर पूंजीवाद के स्थान पर मार्क्स साम्यवाद की स्थापना की बात करता है, और साथ ही किस आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की जाती है। साथियों, कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक था जिसने 19वीं सदी के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को देखा, और उसने उन बुराइयों की एक समाधान हेतु एक व्यवहारिक सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रदान किया, जिसके आधार पर पूंजीवाद को समूल रूप से समाप्त करके उसके स्थान पर एक वर्गविहीन, शोषणविहीन एवं राज्यविहीन समाज, जिसको मार्क्स साम्यवादी समाज का नाम देता है, वो कहता है कि पूंजीवाद की समाप्ति और इसके स्थान पर साम्यवाद की स्थापना ये स्वाभाविक रूप से नहीं होगी, अपितु इसके लिए श्रमिक वर्ग को एक क्रांति करना होगा। इस प्रकार मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है, क्योंकि उससे पूर्व के जितने भी समाजवादी हुए वो कल्पनावादी थे। उन्होंने वेपर के शब्दों में सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना की, लेकिन उसके लिए धरती तैयार नहीं की कि ये फूल पैदा कैसे किया जा सकता है। तो मार्क्स ने वो काम करके दिखाया, इसीलिए उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ही वो समाजवादी विचारक है जिसकी विचारधारा को क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और उसके मित्र फ्रेडरिक एंजिल्स ने 1848 में जिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को घोषित किया, जिसने संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित या डिवाइड कर दिया। एक ऐसा विचारक जिससे लाखों लोग, यानी वो तबका जिसे मार्क्स सर्वहारा वर्ग कहते हैं, उसे देवता के रूप में पूजता है, तो कुछ वो चंद धनवान लोग जिसे मार्क्स बुजुर्गा के रूप में देखता है, तो वो उसे एक दानव या राक्षस के रूप में देखते हैं। तो आइए हम आज के इस वीडियो में देखते हैं कि अपनी भावनाओं को खिड़की से बाहर फेंकिए और मार्क्सवाद पर खुले मन से चिंतन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषता और प्रमुख सिद्धांत, और उन प्रमुख सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषता एवं प्रमुख सिद्धांत। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 1818 में जर्मनी के अंदर हुआ था और 1883 के अंदर उसका देहांत हुआ था, तथा उसका साहित्यिक ब्रिटेन का मित्र फ्रेडरिक एंजिल्स, जिसका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु 1895 में हुई थी। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं पॉलिटिकल साइंस की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि 19वीं 20वीं सदी में दो महत्वपूर्ण विचारक होते हैं, और इन विचारकों में एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा है उसका साहित्यिक मित्र फ्रेडरिक एंजिल्स, जिसने उसको आर्थिक दृष्टि से सहयोग दिया था ताकि मार्क्स अपनी विचारधारा को संपूर्ण विश्व के सामने ला पाया। अतः कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात जो साम्यवादी घोषणा पत्र पेश किया, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी मैनिफेस्टो के अंदर मार्क्स और उसके साहित्य मित्र की पहली जो लाइन आती है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ,
तुम्हारे पास खोने के लिए सिवा बेड़ियों के कुछ नहीं है, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। इस प्रकार से मार्क्स और उसके साहित्यिक मित्र ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से जिस विचारधारा को संपूर्ण विश्व के सम्मुख पेश किया, उन्हीं के इस विचारों को हम मार्क्सवाद के नाम से पुकारते हैं। मार्क्सवाद का अर्थ, इन मार्क्सवाद से क्या मतलब है? मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। देखना, पूंजीवाद वर्सेज समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो उत्पादन और वितरण के साधन है जो होते हैं उस पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण मानती है। साथ ही सेकंड इसकी महत्वपूर्ण बात ये आएगी कि ये कहते हैं कि जो भी लाभ प्राप्त किया जाएगा वो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष का उस पर नियंत्रण होगा। यह है समाजवाद। अब समाजवाद के विविध रूप रहे थे, जैसे कल्पनावादी समाजवादी थे, वैज्ञानिक समाजवादी थे, फेबियनवादी थे, अलग अलग जो लोकतांत्रिक समाजवादी थे, क्रांतिकारी समाजवादी थे। तो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो क्रांतिकारी समाजवाद। इसका मतलब ये है कि उनका मानना था कि विद्यमान पूंजीवादी व्यवस्था जो कि व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित है, इसको यदि बदलना है तो क्रांति आवश्यक है। इन समाज में बदलाव, इन समाजवादी व्यवस्था यदि स्थापित करना है तो उसके साधन के रूप में वो क्रांति को स्वीकार करते हैं। ये आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की एक समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई, जो 1990 के बाद में जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण, जिसकी तीनों महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे हम नव उदारवाद कहते हैं, तो इसकी जो विशेषता, इसके विरुद्ध मार्क्सवाद की उत्पत्ति होती है। मार्क्सवाद और पूंजीवादी व्यवस्था को इन आमूल रूप से परिवर्तन करने और सर्वारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्य आवश्यकता बतलाता है। मार्क्सवाद का ये मानना है कि विद्यमान पूंजीवादी व्यवस्था में यदि आमूल बदलाव करना चाहते हो और समाज का सर्वहारा वर्ग की यदि सत्ता स्थापित करना चाहते हो तो इसके लिए क्रांति एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसकी कल्पना मार्क्स एवं उसके मित्र एंजल्स ने की थी। ये जो नवीन व्यवस्था स्थापित होगी उसे मार्क्स वर्गहीन कहते हैं। अर्थात उसका मानना है कि अब तक की जो हमारी इतिहास रहा है वो हमेशा दो वर्ग रहे और दोनों वर्गों में संघर्ष रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और मजदूर, जिसे मार्क्स बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग के नाम से पुकारता है। तो इन दोनों जो वर्ग है वो ये कहता है कि जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद में जो बुजुर्गा वर्ग है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक ही वर्ग समाज में रहेगा, वो रहेगा सर्वहारा वर्ग। तो अतः ऐसी जो व्यवस्था स्थापित होगी उसमें वर्गहीन होगी, अर्थात कोई वर्ग नहीं होगा, एक ही वर्ग होगा। सेकेंड, संघर्षहीन होगी। जब वर्ग ही नहीं रहेंगे तो संघर्ष नहीं होगा और शोषणहीन होगी। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में उसका मानना है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अब समाज में जब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो शोषणहीन अवस्था आएगी और इसी अवस्था को मार्क्स साम्यवादी अवस्था के नाम से पुकारता है। इसकी तीन महत्वपूर्ण बात है, वर्गहीन, संघर्षहीन और शोषणहीन। और साथ ही चौथा बिंदु और जोड़ सकते हो आप, राज्य विहीन, क्योंकि मार्क्स राज्य को प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि राज्य एक विशेष समय के अंदर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए स्थापित एक यंत्र है और ऐसे के अंदर जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा और उसके बाद में साम्यवादी अवस्था की स्थापना हो जाएगी तो उस समय राज्य स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मार्क्सवाद की विशेषता, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि ये पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। आप ध्यान देना कि 16वीं सदी के बाद में जिस प्रकार से उदारवाद आता है, उदारवाद के बाद में आपके धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आती है और औद्योगिक क्रांति से 18वीं सदी में संपूर्ण
यूरोप और आपका अमेरिका आदि देशों के अंदर यदि देखा जाए तो वहाँ पर एक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित होती है। पूंजीवादी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि व्यक्तिगत संपत्ति होती है और साथ ही खुली प्रतिस्पर्धा होती है, स्वतंत्र व्यापार की नीति होती है। अतः कुछ ही लोगों के पास में धन का केंद्रीकरण हो जाता है। और मार्क्स का तो ये मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रोडक्ट उत्पादन किया जाएगा उसे बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडियाँ स्थापित की जाएगी। तो एक संपूर्ण सिस्टम को ये जकड़ लेती है और जो शोषित वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग है उसकी इस व्यवस्था में कोई सुनने वाला नहीं होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 19वीं सदी में इन दो महान विचारकों ने इस प्रकार की विचारधारा पेश की जो पूंजीवाद का मुकाबला करके समाज में समानता की स्थापना की जा सके, जो वंचित या जो शोषित तबका है उसके साथ में न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना कराई जा सके। सेकेंड, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि ये जो सिस्टम है ये स्वाभाविक रूप से खत्म नहीं होगा, इसके लिए श्रमिकों को एक होना होगा और एक होकर पूंजीवादी व्यवस्था के सिस्टम के विरुद्ध क्रांति करना होगा। और ये क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है। वो बुजुर्गा वर्ग की पूर्ण रूप से समाप्ति पर बल देता है जब भी वो कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। नंबर थर्ड, मार्क्सवाद प्रजातांत्रिक संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानता है जो उनके हित के लिए, श्रमिकों के लिए, शोषण के लिए बनाई गई। अर्थात मार्क्स इस प्रजातंत्र जो उदारवादी प्रजातंत्र है उसमें विश्वास नहीं करता। उसका मानना है कि इस प्रजातंत्र अर्थात उसका ये कहना है कि उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण होगा, बाकी सामाजिक व्यवस्था हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, उस पर भी उसी वर्ग का नियंत्रण रहेगा। अतः प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं ये भी जो शोषित वर्ग है अर्थात सर्वहारा वर्ग है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मार्क्सवाद नंबर 4 धर्म विरोधी भी विचारधारा है तथा धर्म को जनता की अफीम कहता है जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं, अर्थात वो धर्म में विश्वास नहीं करते। नंबर 5, मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। यह उनका मानना है कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। आज जब पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय मंडियाँ स्थापित कर रहा है तो श्रमिक वहाँ पर भी जा रहे हैं और धीरे धीरे जब संपूर्ण विश्व के श्रमिक मिलेंगे तो उनमें चेतना आएगी और ऐसी स्थिति में जो सिस्टम या साम्यवाद स्थापित होगा तो ये कम्युनल संपूर्ण विश्व में होगा, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। नंबर 6, समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। यानी मार्क्स कहता है कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हमेशा समाज के अंदर दो वर्ग आए हैं, एक वर्ग शोषित होगा, दूसरा शोषक होगा। तो इसी प्रकार से इस जो वर्गीय व्यवस्था है इसकी समाप्ति जब भी संभव होगी जब साम्यवाद स्थापित होगा। नंबर 7, मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। यानी वो कहता है कि पूंजीवाद की सृष्टि या उत्पत्ति कैसे होती है, तो वो उसके लिए एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। अतिरिक्त मूल्य का मतलब ये होता है ये उन दो मूल्यों के बीच का गैप है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जिसे वो वास्तव में पाता है। यानी वो मूल्य के अंदर श्रम को जोड़ना चाहता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब अपन देखेंगे मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों के अंदर नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचार है, जितने भी विचार है उसका मूल आधार है, क्योंकि मार्क्स साम्यवाद की स्थापना को एक वैज्ञानिक सिस्टम से स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसलिए उसका समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। क्योंकि उसने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की जो कमियां हैं उसी की बात नहीं की है, अपितु एक व्यावहारिक दर्शन दिया है जिसके माध्यम से इस व्यवस्था को समाप्त करके नवीन व्यवस्था अर्थात साम्यवाद की स्थापना की जा सके। इसीलिए उसके समाजवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा देते हैं और उसकी शुरुआत करता है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। ये इसके मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को जर्मन का ही एक महत्वपूर्ण विचारक हीगल से ग्रहण किया।
मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचारों को हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स जो विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए जो द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाता है वो हीगल की पद्धति को अपनाता है, परंतु बाद में उसे उसके आधार को वो चेंज कर देता है। तो हीगल के विचारों को जानना जरूरी है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार वो कहता है एक गतिशील है और इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, संपूर्ण जो संसार है वो स्थिर नहीं है अपितु गतिशील है, उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन किया। उसने कहा इतिहास में केवल घटनाएं नहीं पढ़ रहे अपितु इस विकास क्रम के अंदर 3 अवस्थाएं स्टेज आते हैं। नंबर 1 वो कहता है वाद, नंबर 2 प्रतिवाद और नंबर 3 संवाद। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार, ध्यान देना, हीगल के दर्शन का प्रमुख आधार विचार है। यहाँ पर अपनी मूल अवस्था में जब विचार होता है तो वाद है, उसके बाद में मूल अवस्था में वाद है, कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध पैदा होता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद जो है वो बदल कर प्रतिवाद में बन जाता है। यानी उसका मानना है कि कुछ समय तक ये विचार है, ये मूल है, उसके बाद में इस विचार का विरोध होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसका बदला हुआ जो रूप आएगा वो प्रतिवाद बनता है। प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है और जो संवाद के नाम से पुकारी जाती है। हीगल का मानना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिनका पूर्ण प्रतिवाद होता है और द्वंद्ववाद के बाद संवाद का रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार का ये क्रम चलता है और अंत में हम सत्य की प्राप्ति होती है। अंतिम जो अवस्था होती है, जो हीगल क्या मानता था, वो अपनी द्वंद्वात्मक अर्थात सृष्टि के टेढ़े मेढ़े विकास की बात करता है, जिसके 3 स्टेज है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उसके बाद में वो कहता है कि सृष्टि का मूल आधार विचार आत्मा है और इसीलिए वो विकास क्रम में पहली चीज लेता है परिवार, फिर लेता है समाज, फिर लेता है राज्य, और राष्ट्र राज्य को वो विकास की अंतिम अवस्था के रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि यहाँ आकर के विकास रुक जाता है। लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, किंतु हीगल के विचारों को उसने अस्वीकार कर दिया, अर्थात उसके मूल को उसने बदल दिया। जहाँ हीगल विचार को संसार को नियामक तथा विश्वात्मा मानता है, वही मार्क्स विचार या आत्मा की जगह भौतिक जगत को स्वीकार करता है। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ है, क्योंकि विवेक आत्मा विचार क्या है इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन पदार्थ को देखा जा सकता है। ये भौतिक पदार्थी संसार का मूल आधार है। जहाँ हीगल विचार को आधार मानता है, वो संसार का आधार भौतिक पदार्थ को मानता है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है और विकास द्वंद्वात्मक रीति से इन 3 स्टेप के माध्यम से होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद एक वाद है, जहां पर 2 वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक, जिसे मार्क्स की विचारधारा में या विचारों में हम देखने को ये देखते हैं, बुजुर्गा वर्ग और श्रमिक के लिए वो सर्वहारा वर्ग पर ध्यान देता है। एक धनवान है, दूसरा निर्धन है, इन दोनों के हितों में क्या है, टकराव है। इन विरोधी वर्गों में संघर्ष अवश्य होगा और इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। ये प्रतिवाद की अवस्था होगी। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी और नवीन स्थिति पैदा होगी जो साम्यवादी समाज की होगी। इस स्थिति में न तो वर्ग रहेंगे, न वर्ग संघर्ष रहेगा, न राज्य आवश्यक रहेगा और राज्य भी आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। ये तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति है, जहाँ न तो वर्ग रहेंगे और न ही राज्य रहेगा। ये राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन अवस्था कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति अर्थात विकास की प्रक्रिया को हेगल से ग्रहण किया, लेकिन उसके मूल अर्थात जहाँ सृष्टि का मूल आधार वो जहाँ विचार को मानता है वो वहाँ पर मार्क्स विचार के जगह पदार्थ को महत्व देता है। इसीलिए मार्क्स ने ये कहा था कि मैंने हेगल के विचारों को सिर के बल पर पाया और मैंने उसे उल्टा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, अर्थात धरती पर जो विचार आध्यात्मिक भाग था उसे वास्तविक जगत पर स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से मार्क्स ये 3 स्टेज बताता है। सृष्टि को निरंतर गतिमान मानता है, उसके विकास की 3 स्टेज है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, और वो पूंजीवाद को इसी रूप में स्पष्ट करके और साम्यवाद की स्थापना की बात कहता है। उसके जो विचार है उसका मूल आधार सृष्टि का जो मूल विकास आधार है वो पदार्थ को मानता है, अर्थात उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण को मानता है। इसमें जैसे ही बदलाव होता है संपूर्ण सिस्टम में या व्यवस्था में बदलाव आ जाता है। अब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया, क्योंकि मार्क्स की उद्देश्य केवल अपने जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसे स्पष्ट करना था, इसलिए उसने इसका सहारा लिया। मार्क्स ने हेगल के आध्यात्मिकवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया और इसी आधार पर ये एक पक्षीय हो जाता है, इसलिए आलोचना की जाती है। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष और क्रांति का होना जरूरी है, किंतु ये भी सत्य है कि समाज में शांति काल में भी प्रगति होती है और उसमें विकास भी होता है। इसलिए वो विचारक जो क्रांति का समर्थन नहीं करते वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस आधार पर आलोचना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।